आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से वंदना कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश मेरे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहती है उसे मैं सही तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण। आज के सत्संग के संदेश की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह मिस्टर राघव से। मिस्टर राघव कहते हैं कि जब भी मैं कोई अच्छी बात देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तुरंत ही जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनसे शेयर करता हूँ। ये आदत मेरे माता पिता ने बचपन से ही मेरे भीतर डाल दी थी और मेरा ऐसा प्रबल विश्वास है कि जब हम अच्छी बातें दूसरों के साथ शेयर करेंगे, अच्छी बातों का आदान प्रदान होगा, तब ये दुनिया रहने के लिए एक और अच्छा स्थान हो जाएगी। अच्छी है दुनिया, ये और अच्छी हो जाएगी जब हम अच्छी बातों का आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे। इसी सोच के साथ राघव कहते हैं कि मैं प्रथम अध्याय की शुरुआत करता हूं। आज के प्रथम अध्याय की शुरुआत श्रीमती सुधा मूर्ति के माध्यम से। श्रीमती सुधा मूर्ति इन्फोसिस के मिस्टर नारायण मूर्ति की पत्नी, उनकी लिखी कहानी के द्वारा राघव कहते हैं कि कहानी मुझे अच्छी लगी और इस कहानी से मुझे कुछ सीखने मिला, इसलिए वही कहानी आप तक। श्रीमती मूर्ति लिखती हैं कि यूएसए में एक विशेष तरीका है फंड रेजिंग का, चंदा इकट्ठा करने का, जो कि वहां पर बहुत ही लोकप्रिय है। वे लोग अलग अलग तरीके से सही व्यक्ति को पकड़ते हैं ताकि उस व्यक्ति से डोनेशन की रकम हासिल हो सके। और आजकल वही तरीका यहाँ पर भी अपनाया जा रहा है। श्रीमती मूर्ति आगे लिखती हैं कि मेरी एक सहेली है, नाम है उसका मैथिली, जो कि एक एनजीओ के लिए, एक संस्था के लिए काम करती है। और वो संस्था गरीब बच्चों की परवरिश करती है, बच्चों के रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, उनके एजुकेशन की व्यवस्था करती है। और इस संस्था के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम मैथिली करती है। मैथिली स्मार्ट है, बातचीत में होशियार है और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। श्रीमती मूर्ति आगे कहती है कि एक दिन की बात है, सुबह सुबह का वक्त था, मैथिली का फोन मेरे पास आया
और वो मुझे अपने साथ एक अमीर महिला के घर चलने के लिए कह रही थी। और इस अमीर महिला के लगभग मैथिली 1 महीने से पीछे पड़ी थी उससे मिलने के लिए, और उसने उसी दिन का अपॉइंटमेंट दिया मिलने के लिए, पर अपने घर पर नहीं, अपने फार्म हाउस पर। फार्म हाउस जो कि शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर था। चूंकि फार्म हाउस शहर के 40 किलोमीटर की दूरी पर था, मैथिली वहां अकेले जाने में संकोच कर रही थी, सो मुझे साथ चलने के लिए कह रही थी। मेरे पास समय था, मैंने उसे हामी भर दी। हम सुबह सुबह ही 40 किलोमीटर की यात्रा करके उस अमीर महिला के फार्म हाउस पर पहुंचे। वहां हमने देखा, श्रीमती मूर्ति लिखती हैं कि वहां हमने देखा कि बड़े सारे फार्म हाउस पर उस अमीर महिला का बड़ा सारा बंगला बना हुआ था। बंगले के चारों ओर गार्डन था और जबरदस्त सिक्योरिटी व्यवस्था थी। पहले तो हमसे कई सारे प्रश्न पूछे गए। उसके बाद सिक्योरिटी ने इंटरकॉम पर सेठानी से बातचीत की। वहां से परमिशन लेने के बाद हमें बंगले के भीतर जाने दिया गया। श्रीमती मूर्ति कहती हैं कि बंगले के भीतर की व्यवस्था देखकर मैं बहुत चक रह गई, क्योंकि बंगला बाहर से तो फिर भी ठीक ठाक था, लेकिन भीतर से जबरदस्त बना हुआ था। सुंदर पेंटिंग, एक से कीमती सामान से सजा हुआ, बीच में वाटर फाउंटेन लगा हुआ और जगह जगह ताजे फूलों से सजे गुलदस्ते लगे हुए थे, और पूरा का पूरा कमरा चंदन की सुगंध से महक रहा था। सेठानी सामने झूले पर बैठी हुई थी, जो कि अंदाजन होगी 50 साल की, पर अपनी उम्र से कहीं अधिक यंग लग रही थी। शिफॉन साड़ी, बढ़िया हीरे के गहने पहने हुए, अगल बगल 2 स्मार्ट सी सेक्रेटरी थी। जो ही सेठानी ने हमें गेट पर देखा, अपने झूले पर बैठे बैठे वहीं से इशारा किया, इधर आओ और बैठ जाओ, नजदीक के सोफे पर आओ, बैठ जाओ। श्रीमती मूर्ति कहती हैं, हम दोनों नजदीक पहुंचे, सोफे पर बैठ तो गए। सोफा बड़ा कंफर्टेबल था, पर हम अनकंफर्टेबल थे, असहज थे, इसलिए कि वहां पर 2 चीजों की जबरदस्त कमी थी। एक तो स्माइल की और एक वेलकम करने के तरीके की। न तो सेठानी हमें देखकर मुस्कुराई, न ही हमारा किसी तरह से स्वागत किया, सिर्फ इशारा कर दिया कि यहां पर बैठ जाओ। श्रीमती मूर्ति कहती हैं कि आपके घर जो मेहमान आता है, वो आपकी अमीरी या आपके स्टेटस से प्रभावित या आकर्षित नहीं होता। आपकी मुस्कान उसे आकर्षित करती है, आपके वेलकम करने का तरीका उसे आकर्षित करता है। और ये 2 चीजें आपसी संबंधों को मजबूत करने में मदद करती है, जो कि वहां पर बेहद कमी थी। मैं और मैथिली सोफे पर बैठ गए और मैथिली ने अपनी संस्था के बारे में उसे बताना शुरू किया। मैथिली एक एक चीज
विस्तार से बता रही थी उसे, क्योंकि उसे तो वहां से चंदा इकट्ठा करना था। पर वो अमीर महिला किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। हमारी बात ध्यान से सुन रही थी, पर किसी भी तरह का रिएक्शन या रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अब मैथिली भी कितना बोलती, उसने अपनी बात पूरी की और शांति से बैठ गई, क्योंकि सामने से किसी भी तरह का उसे सहयोग नहीं मिल रहा था। श्रीमती मूर्ति कहती हैं, जो लोग भीतर से तेज होते हैं वे लोग अपने मन की बात किसी पर जाहिर नहीं होने देते, और जो लोग बेहद सीधे सरल होते हैं अपनी पूरी बातें सामने वाले पर जाहिर कर देते हैं। जैसा कि मैथिली ने किया, मैथिली ने अपनी पूरी बात उसे बता दी, पर उस अमीर महिला ने किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दिया। थोड़ी देर के लिए कमरे में शांति पसर गई। वो भी शांत थी, हम भी शांत थे। अंदाजन 7-8 मिनट बाद उस अमीर महिला ने सिर्फ इतना कहा कि आप अपने पेपर्स यहाँ पर छोड़ जाइए, मेरे सेक्रेटरी को दे दीजिए, हम आपको फोन पर इत्तला कर देंगे। श्रीमती मूर्ति कहती हैं कि हमारे उत्साह पर ढेरों पानी फिर गया। हम बेहद उम्मीद के साथ उसके पास गए थे, वहाँ से हताश निराश लौटे, ये सोचते हुए कि ये बात तो वो फ़ोन पे भी हमें कह सकती थी, और हमारा आज का आधा दिन तो बेकार हो गया। वापस लौट आए। श्रीमती मूर्ति आगे लिखती हैं कि इस घटना के अंदाजन 1 महीने बाद मैं एक स्कूल ओपनिंग सेरेमनी में गई। वहां मैंने देखा कि वही अमीर महिला चीफ गेस्ट बनकर आई हुई थी। उसे एज अ चीफ गेस्ट देखकर मैंने मैथिली से पूछा कि इस अमीर महिला ने कितना डोनेशन दिया। मैथिली ने मेरा हाथ पकड़कर दबाया, मुझे कोने में ले गई और धीरे से बोली कि इस अमीर महिला से पैसे निकलवाना बड़ा मुश्किल था। इसने बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपये दिए, वो भी इस शर्त पर कि मुझे चीफ गेस्ट बनाया जाए और साथ ही साथ मेरा फोटो अखबारों में छपे। श्रीमती मूर्ति कहती हैं कि मैंने मैथिली से कहा कि जब उसने इतनी कंडीशन रखी कि मुझे चीफ गेस्ट बनाया जाए, मेरा फोटो पेपर में छपे, तो तुम्हें एक बड़ी रकम उससे मांगनी चाहिए थी। मैथिली का कहना था कि संस्था के लिए चंदा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। ये अमीर महिला अपने ऊपर तो हजारों रुपया खर्च करने को तैयार है, पर जब डोनेशन देने की बात आती है तो 10,000 बार सोचती है। और हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाने के इरादे से ही डोनेशन देता है। जितना मिला हमने स्वीकार कर लिया। श्रीमती मूर्ति कहती हैं कि इस बाबत मुझे किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए जैसा मैथिली ने कहा मैंने मान लिया। आगे कहती श्रीमती मूर्ति कि मैं 8-10 दिन के लिए शहर से बाहर गई हुई थी, और जब मैं वापस लौटती हूँ, शहर से जब मैं वापस लौटती हूँ और जब मुझे ड्यूटी पर जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, मुझे घबराहट होती है। 8 दिन की छुट्टी के बाद वापस ड्यूटी ज्वाइन करने में मुझे घबराहट होती है। इसलिए घबराहट होती है
कि पीछे से ढेर सारे लेटर्स आ जाते हैं और ढेर सारे ईमेल, और जाके मुझे चेक करना होता है सारे के सारे ईमेल और लेटर्स। मैं ऑफिस पहुंची और हमेशा की तरह बड़ा सारा ढेर लगा हुआ था लेटर्स का। मैं और मेरी सेक्रेटरी बैठकर चिट्ठियां छांटने लगे। थोड़ी देर बाद मेरी सेक्रेटरी ने मुझे एक चिट्ठी हाथ में ला कर दी। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। मैंने उससे पूछा कि इसमें ऐसा क्या लिखा है जो तुम्हें इतना आश्चर्य हो रहा है? बोला, मैम आप ही पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, रिस्पेक्टेड मैम, मुझे पता है कि आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आपके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता हूँ कि आप अपना सारा धन दूसरों की सेवा में लगा रही हैं, समाज सेवा कर रही हैं, गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रदान कर रही हैं। सारी डिटेल मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता हूँ, और साथ ही साथ आपके लिखे आर्टिकल, आपके लिखे कहानियाँ भी पढ़ता हूँ। मैं आपसे बेहद इम्प्रेस हूँ। और मेरी प्रशंसा में, श्रीमती मूर्ति कहती कि मेरी प्रशंसा में पूरी चिट्ठी भरी हुई थी। मैंने वो चिट्ठी वापस सेक्रेटरी को दी, ये कहते हुए कि इस तरह की चिट्ठियाँ सुबह सुबह मुझे मत दिया करो, काम का वक्त होता है, ये चिट्ठी लो, इसे फाइल कर दो। सेक्रेटरी ने मुझसे पूछा कि मैम आपने इस चिट्ठी को पूरा पढ़ा क्या? इसे पूरा पढ़िए, ये थोड़ा हटकर है। मैंने चिट्ठी वापस ली, आगे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था कि मैं बूढ़ा हूँ, जगह जगह जाकर यात्रा कर कर आपकी तरह दूसरों की सेवा नहीं कर सकता, पर मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो जो मेरे पास जमा पूंजी है वो मैं आपको ड्राफ्ट के रूप में भेज रहा हूँ। मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारा धन है दूसरों की सेवा करने के लिए, पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास जमा पूंजी है वो भी सेवा में लग जाए। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जो मैं धन भेज रहा हूँ, 4 लाख का ड्राफ्ट इस लेटर के साथ भेज रहा हूँ, उससे आप सेवा में, समाज सेवा में लगा दीजिए। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि वो रुपया आपने किसे दिया, कहाँ दिया, क्यों दिया। बस आपसे प्रार्थना है कि रुपया आप समाज सेवा में लगा दीजिए। श्रीमती मूर्ति कहती हैं कि मैंने देखा लेटर के साथ 4 लाख का ड्राफ्ट अटैच था। अब आश्चर्यचकित होने की बारी मेरी थी, क्योंकि अब तक जितने भी पत्र मेरे पास आते थे उनमें पैसों की डिमांड लिखी होती थी, और कई पत्र तो ऐसे होते थे शिकायत भरे कि जो रुपया आपने दिया वो पूरा नहीं पड़ा और रुपया चाहिए। और ये तो आउट ऑफ द वे जाकर लेटर था। मैंने लेटर आगे से, पीछे से, सब जगह से देखा, पर कहीं भी भेजने वाले का नाम पता नहीं था। मैंने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि क्या उसे पता है कि चिट्ठी कहाँ से आई है? उसे भी नहीं मालूम था। सिर्फ लिफाफे पे लगा पोस्ट स्टैम्प, पोस्ट मार्क देखकर हम ये समझ पाए कि वो चिट्ठी चेन्नई से आई थी। श्रीमती मूर्ति कहती हैं, मैंने वो ड्राफ्ट हाथ में लिया, चिट्ठी हाथ में ली और ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना की, उसके लिए आशीर्वाद मांगा।
और मेरे जेहन में मुझे वो अमीर महिला याद आ गई। कितना फर्क था दोनों में। राघव कहते हैं कि मैंने ये कहानी पढ़ी, मुझे अच्छी लगी। इस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा, पर दो चीजें विशेष सीखी कि हमारे घर जो मेहमान आते हैं वो हमारी अमीरी या स्टेटस से प्रभावित या आकर्षित नहीं होते, हमारे वेलकम करने के तरीके से आकर्षित होते हैं। और शास्त्र कहता है अतिथि देवो भव। नारायण शास्त्र कहता है कि अतिथि को आप जिस भाव के साथ देखते हैं, जिस चाव के साथ देखते हैं, वैसे ही बरकत आपके घर में होती है। यदि आप अतिथि को देव के रूप में देखते हैं, जैसा शास्त्र कहता है, तो आपके घर की सुख शांति समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। और यदि आप अतिथि को अनवांटेड के रूप में देखते हैं, तो वैसी व्यवस्था हो जाती है। दूसरा राघव ने कहा कि इस कहानी से मैंने सीखा कि जितनी सहायता मैं दूसरों की कर सकता हूँ, जितनी व्यवस्था मेरे पास है, उस व्यवस्था में मैं जितनी दूसरों की सहायता कर सकता हूँ करूँगा। दो चीजें हमने सीखी पहले अध्याय में मिस्टर राघव से। अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर, यानी अध्याय दूसरा। कि मेरे एक टीचर हैं जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूं, क्योंकि वो मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं। और उनकी उपलब्धियां, मेरे गुरु की उपलब्धियां, गुरु की सफलता मुझे आकर्षित करती है। मेरे मन में विचार आया कि मुझे जो मैं पेंटिंग की एग्जीबिशन करने जा रहा हूं, उसकी ओपनिंग सेरेमनी यानी उनका फीता अपने गुरु से कटाऊं। मैं उन्हें निमंत्रण देने पहुंचा। मैं और मेरे सर आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में मैंने अपने सर से कहा कि सर, आप कितने भाग्यशाली हैं, आपको अपने जीवन में इतनी सफलता मिली हुई है, इतनी ऊंचाइयों पर आप पहुंचे हो, सर आप कितने भाग्यशाली हैं। राघव कहते हैं कि मैं तो उन्हें अप्रिशिएट कर रहा था, पर न तो वो मुस्कुराए न धन्यवाद दिया, बल्कि बिना किसी एक्सप्रेशन के मुझसे पूछा कि राघव, भाग्यशाली मतलब क्या? भाग्यशाली का अर्थ तुम क्या समझते हो? मैं थोड़ा घबरा गया कि कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत तो नहीं निकल गया। मैंने कहा भाग्यशाली मतलब भाग्यशाली। ये सुनकर राघव कहते हैं कि मेरे सर ने मुझसे कहा कि राघव, मुझे तुम्हें भाग्यशाली की परिभाषा समझानी होगी, भाग्यशाली की परिभाषा बतानी होगी। भाग्यशाली मतलब, मेरे गुरु ने बताया कि भाग्यशाली मतलब आई हुई अपॉर्चुनिटी को अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा सकारात्मक नतीजे पर पहुंचाना, इसे कहते हैं भाग्यशाली।
राघव कहते हैं कि मेरे सर ने आगे कहा कि यदि तुम इस सोच के साथ मुझे यदि भाग्यशाली कह रहे हो तो मैं तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट को स्वीकार करता हूँ। और इतना कहकर मेरे सर मुस्कुरा दिए। और मैं सोचने लगा, राघव कहते हैं मैं सोचने लगा कि कितनी सुंदर व्याख्या दी मेरे गुरु ने भाग्यशाली की कि आई हुई अपॉर्चुनिटी को अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा सकारात्मक नतीजे पर पहुंचाना, इसे कहते हैं भाग्यशाली। और मैं सोच रहा था कि मैं इस शब्द का, भाग्यशाली शब्द का कितनी आसानी से इस्तेमाल कर लेता हूँ, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी, जिन्हें जानता हूँ उनके लिए भी, जिन्हें नहीं जानता उनके लिए भी। पर जो परिभाषा मेरे गुरु ने बताई भाग्यशाली की, उसने मेरा सोचने का तरीका बदल दिया। मैं सोचने लगा कि मैं भाग्यशाली हो सकता हूँ कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली। मैं भाग्यशाली हो सकता हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी मुझे दूसरों से पहले मिली। मैं भाग्यशाली हो सकता हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी मुझे सही समय पर मिली। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद मेरी कड़ी मेहनत ही उसे सकारात्मक नतीजे तक पहुंचा सकती है। यदि नतीजा, रिजल्ट सकारात्मक है तो मुझ पर लेबल लग जाएगा भाग्यशाली का। राघव कहते हैं कि हम जब किसी को ऊंचाई पर देखते हैं, सफल देखते हैं, बड़ी आसानी से कह देते हैं आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। एक एग्जाम्पल के माध्यम से राघव में भाग्यशाली की परिभाषा समझा रहे हैं कि समझो किसी के रिकमेंड करने पर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला। इस प्रोजेक्ट पर आपने रात दिन कड़ी मेहनत की और इसे डेडलाइन के भीतर पूरा कर दिया। किसी के रिकमेंड करने पर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, उस प्रोजेक्ट पर आपने रात दिन कड़ी मेहनत की और डेडलाइन के भीतर समय से पहले उसे पूरा कर दिया। लोगों ने इस फिनिश प्रोजेक्ट को देखा, लोगों ने इस फिनिश प्रोजेक्ट को देखा और देखा इससे मिलने वाला बेनिफिट, आपको जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, जो अवार्ड आपको मिल रहा है, जो रिवार्ड मिल रहा है इस प्रोजेक्ट के बनिस्बत वो देखा और कह दिया आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। आसानी से कह दिया कि भाग्यशाली हैं। ये यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ से यहाँ तक की यात्रा मांगती है कड़ी मेहनत, एफर्ट्स। राघव कहते हैं कि आप रतन टाटा को भाग्यशाली कह सकते हैं, बिल गेट्स को भाग्यशाली कह सकते हैं, अमिताभ बच्चन को भाग्यशाली कह सकते हैं, अंबानी को भाग्यशाली कह सकते हैं, पर उतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जो एफर्ट उन्होंने डाले हैं हमें उस पर फोकस करना ही होगा। और इस तरह करके राघव कहते हैं कि आप भी भाग्यशाली बन सकते हैं। राघव कहते हैं कि जब मैंने गुरु से भाग्यशाली की परिभाषा सुनी तब से मैं लोगों को कुछ इस तरह का कॉम्प्लीमेंट देता हूँ कि यदि समझो किसी को प्रमोशन मिला है
तो उससे कहता हूँ कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको प्रमोशन मिला, पर मुझे पता है कि इसके पीछे है आपकी कड़ी मेहनत। आप भाग्यशाली हैं, आपने वो कंपटीशन जीती, पर मुझे पता है आपने कितनी प्रैक्टिस की होगी तब जाके वो कंपटीशन आप जीत पाए। आप भाग्यशाली हैं कि आपका लिखा आर्टिकल उस मैगजीन में प्रकाशित हुआ, पर कितना समय निकाल कर आपने वो आर्टिकल इतना सुंदर लिखा कि उस मैगजीन में प्रकाशित हुआ। आप भाग्यशाली हैं, आप डॉक्टर बन गए, आप सीए बन गए, पर इसके पीछे है आपकी कड़ी मेहनत। राघव कहते हैं कि जब मैं इस तरह उनसे कहता हूँ, स्वाभाविक है उन्हें तो बहुत ही अच्छा लगता है कि उन्होंने जो एफर्ट डाले हैं उसको हमने फोकस किया है, और साथ ही साथ जिन चीज़ों को मैं फोकस करता हूँ वो चीज़ें मेरी ओर भी आकर्षित होती हैं। मैं भी कड़ी मेहनत करने के लिए इंस्पायर होता हूँ। राघव आगे कहते हैं कि मैंने अपने सर से विदा लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छुए, और निकलते निकलते मैंने उनसे कहा कि सर, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको अपने क्षेत्र में नेम और फेम दोनों मिला हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि काम की धुन में आप खाना खाना भूल जाते हैं। आप सोशल गैदरिंग में नहीं जा पाते, आप शादी विवाह में नहीं जा पाते हैं, आपकी अनवरत साधना चल रही है। राघव कहते हैं कि मैंने देखा इस बार मेरा कॉम्प्लीमेंट उन्हें अच्छा लगा, वे मुस्कुराए और मुझे गले लगा लिया। और निकलते निकलते मैं सोच रहा था कि जब भी मैं अपने सर से मिलता हूँ कुछ न कुछ सीखता हूँ। आज मैंने सीखी भाग्यशाली की परिभाषा। नारायण 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 नारायण। और बढ़ें उसके पहले ये तो नहीं कहेंगे कि लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, नहीं, क्योंकि हम ब्रेक में नहीं जोड़ने में विश्वास करते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा जोड़। हाँ, पिछले सत्संग में हमने 2-3 चीजें अतिरिक्त सीखी थी कि धन की बाबत नारायण शास्त्र क्या कहता है। दूसरा सीखा था नारायण मेडिटेशन। तीसरा आपको बताया गया था सामूहिक प्रार्थना। तो जिन जिन ने किया वो जरा सा हाथ ऊपर कर ले, और जिन्हें इसका नतीजा मिला वो कौन शेयर करना चाहता है? मेरे भाई लोगों में से सब खाली बहनों का हाथ ऊपर है। देखो, नारायण मेडिटेशन कितने लोग नियमित रूप से कर रहे हैं? कोई भी एक व्यक्ति शेयर कर लेवे कि क्या बेनिफिट हुआ सामूहिक प्रार्थना से। हमें अच्छा लगेगा यदि कोई भाई लोग शेयर करते हैं तो। मैं रेगुलरली मेडिटेशन कर रही हूँ और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और सबसे बेस्ट है कि नींद बहुत अच्छी आती है। नारायण नारायण। हाँ, बहुत अच्छी नींद आती है। सुबह की जब आँख खुलती है तो ईश्वर का ही ध्यान रहता है, और जो भी जितनी भी पूरे दिन के एनर्जी जो भी यूज़ हुई होती है वो गेन कर लेते हैं रात को। जब मेडिटेशन करते हैं एकदम मॉर्निंग में उठे तो बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। थैंक यू।
मैं रोज़ दीदी के कहने से मैं रोज़ मेडिटेशन कर रही हूँ। दीदी ने जैसा बोला था अच्छाई भलाई सब जो अपने उसमें भर रही हूँ। और पाँच छः दिन पहले हम लोग सब 20 जन का ग्रुप हम लोग यात्रा पर गए थे आंध्र प्रदेश में। तो हमारे गाड़ी में परमिट नहीं था, इसलिए पकड़ लिया गाड़ी को। और जैसे ही उसने 15,000 रुपये मांगे थे और बाकी सब लोग उसको गाली देने लगे, ये वो बोलने लगे। तो मैं एक कोने में गई, उसको लिप लॉक पहले डाल दिया और दीदी की छवि मेरे सामने लाई और मैं बोली अगर दीदी ने जैसा बोला है वैसा मेरे पूरा शरीर अच्छाई भलाई ने भरा है तो उसमें भी वही अच्छाई भलाई जाए और हमको अच्छाई से विदा कर ले उसने। तो उसने हम लोगों को 100 रुपया लेके विदा कर दिया। नारायण सही, फैंटास्टिक। और दूसरा सबसे बहुत वही टाइम में हो गया, आते आते हमारे गाड़ी को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हम लोग बाल किसी को कुछ भी नहीं लगा। जब भी ड्राइवर को मालूम पड़ा कि ब्रेक फेल हो गया है, ड्राइवर के पीछे मैं बैठी थी और बाजू में मेरा भाई बैठा था। तो बोला मैडम ब्रेक फेल हो गया है, अभी क्या करे। मैं जैसे तैसे मैं संभाल रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला कुछ मत करना, तेरा कोई भी ये नहीं है, तू सिर्फ नारायण हेल्प बोल लेना, हम लोग भी बोलते हैं करके, और किसी को कुछ भी मत बता देना और तू कुछ सोचना। उन्होंने बोलता है नहीं मैं संभाल रहा हूँ। मैं तू संभालना मत, तो नारायण संभालेगा, तू सिर्फ इतना बोल देना कि नारायण हेल्प। और जैसे ही उसने हम लोग यू टर्न पे आ गए, गाड़ी एक बहुत बड़े कचड़े में जाके अटक गई और वो उसका व्हील था, वो अगर सही जाता तो हम लोग सब गड्ढे में गिर जाते, लेकिन वो ऐसा टर्न हुआ कि गाड़ी ऐसे की ऐसे खड़ी रही और हम लोगों का अंदर में किसी को कुछ भी नहीं लगा। बहुत बात शेयर करूंगा। दीदी ने जैसे हमारे यहाँ प्रार्थना तो होती है, हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, उससे बहुत और स्नेह बढ़ा है घर में। और खासकर डायरी की बात बोलूंगा। डायरी में मैंने एक मतलब जैसे विश लिखते हैं कि ये लिखना है, तो मैंने ऐसे लिखा था कि मेरी एक पार्टी है जिससे पेमेंट मेरा जमा है। तो मुझे वैसे उम्मीद मतलब बहुत कम थी। दीदी ने बोला था कि उनको ऐसा आप बोलो कि उनको मतलब बढ़ोतरी हो तो हमको वापस मिले, उनके बरकत हो, उनके बढ़ोतरी हो। हाँ, मैंने डायरी में नियमित रूप से लिखा कि मुझे ये मेरा पैसा जमा हुआ, मुझे मिल गया है। और मुझे 21 दिन के अंदर पेमेंट पार्टी का फोन आया कि आप अपना पेमेंट ले जाइए। नारायण। कमाल की बात यह है कि बाजार में उनके करोड़ों रुपए बाकी हैं, किसी के नहीं आए हैं, और मुझे उन्होंने सामने से फोन करके मुझे पेमेंट दे दिया। और अभी यही प्रार्थना है उससे कि उसको ऐसा भगवान दे कि वो उसको बढ़ोतरी होकर सबका पेमेंट दे। नारायण। वेरी नाइस। पहले तो दीदी का धन्यवाद कि मुझे इस परिवार से जोड़ा। नारायण। मैं लास्ट सेशन तो अटेंड नहीं किया था, तो मुझे नहीं ध्यान है कि क्या हुआ था, बट यहाँ आने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ एंड यहाँ आने के बाद काफ़ी पॉजिटिव लगता है मुझ में भी चेंजेस लगते हैं। और मुझे मेरी वाइफ संगीता ने प्रेरणा दी थी यहाँ आने के लिए, और वो भी गाइड करती रहती है, आपका भी गाइडेंस मिलता रहता है। तो पहले आपने जैसे बताया था कि एक चीज़ आप कंटिन्यूस दिन में 200 बार रिपीट करेंगे तो वो होगी। तो जैसे मैं रिपीट करता था कि भाई मेरे पास खूब धन है, प्रचुर धन है, नारायण आपका धन्यवाद। तो काफ़ी टाइम तक ऐसे किया, तो मैंने नोटिस किया कि बाजार में भले ही कोई भी बोलता हो कि भाई मंदो है, धंधो है या ढीला है, हमारा तो धंधा 1.25 चला। नारायण। तो ये बहुत अच्छा हुआ एंड अब मुझे डर नहीं लगता कि आगे क्या होगा, बिकॉज मेरे पास शक्ति है, मैं चाहे जो कर सकता हूँ। ये चाहिए मुझे तो वो मुझे मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। यस नारायण। ये चीज़ मन में विश्वास है। और आपकी एक किताब अभी वो संगीता लाई थी, वो पढ़ी थी मैंने, कि पहले सोच बदलो फिर आगे जाके प्रोसेस वो बदलेगी। तो आई एम ट्राइंग कि मतलब अपनी सोच पॉजिटिव लाऊं। बहुत बार होता है कि नेगेटिव आ जाती है सोच, बट कोशिश जारी है कि मेरी सोच सिर्फ पॉजिटिव हो। अपने आप मुझे पता है कि काम होगा। कुछ इंडिकेशंस भी आते हैं, जैसे हमारे गुरुजी का 2 दिन पहले फोन आ गया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो मुझे लगता है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड सोच पॉजिटिव आती है। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। एक रिक्वेस्ट है दीदी, माइक थोड़ा नीचे रखिए, आपकी स्माइल दिखती नहीं है। थैंक यू। नारायण। मैं पिछले 4 साल से मुझे मेरी मदर इन लॉ का वैकुंठ धाम में वो हुआ है, तब से 4 साल से मुझे नींद नहीं आती थी रात को।
और लास्ट 2 ईयर से मैं रात को नींद की दवाई खा के सो रही थी, पर बहुत कोशिश भी की बीच में कि मैं इसे छोड़ दूं, पर मैं नहीं छोड़ पाई। मेडिटेशन के करने से अब पिछले नारायण 4 meditation, अक्टूबर से नारायण मेडिटेशन करने के बाद से मैंने स्लीपिंग पिल्स छोड़ दी है और मुझे इतनी सुकून भरी शांत नींद आती है कि सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरा तन मन सब बिल्कुल फ्रेश रहता है। नारायण नारायण। मैं सभी से ये प्रार्थना करूंगी कि आप भी करिए, देखिए जो भी दवाई और आप ले रहे हैं सब छूट जाएगी। सिंपल कि जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। यदि जो चीज़ें आपको बताई जा रही है वो आप करते हैं, तब एक ने बताया कि मेरे भंडार भर गए, एक ने कहा पेमेंट आ गया, जहाँ से उम्मीद ही नहीं थी कि वहाँ से पैसा आ जाएगा वहाँ से पैसा आ गया। और इन्हें तो मुझे नाम नहीं पता उनका भाई का, कहा कि मुझे अभी फाइनेंशियली तो टेंशन नहीं है, फाइनेंस की व्यवस्था हो गई कि अकूत धन है मेरे पास। हाँ, और जैसे उन्होंने शेयरिंग की कि नींद जो मैं स्लीपिंग पिल्स खा के जो नींद सोती थी मैं बरसों की, नींद की दवाइयाँ बंद हो गई। ये तो एक हम कहेंगे नमूना है नींद की दवाई के लिए। बाकी भी जो शरीर में आदि व्याधियाँ हैं, यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो वो बीमारियां भी धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर हो जाएगी। तो ये शेयरिंग सुन के 2 ताली बजी, हम तो बहुत खुश हैं। हाँ। और जितनी बार आप तालियां बजाते हैं, शास्त्र कहता है, नारायण शास्त्र कहता है, उतनी बार आपका भाग्य उदय होता है। हाँ। सबसे सीधा, आसान, सरल तरीका है अपने भाग्य को उदय करने का, तालियां बजाने का। और करके भी देखिएगा, मजाक नहीं कर रहे हैं, सिंसियरली बता रहे हैं आपको, शास्त्रों की बातें बता रहे हैं कि जब ऐसा लगे कि सब कुछ मेरे विपरीत चल रहा है, उस वक्त एक जगह बैठ जाइए, ताली बजाना, हकीकत बता रहे हैं, नारायण शास्त्र कहता है कि उस वक्त एक कोने में बैठ जाइए, ताली बजाते बजाते राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, और देखिए कैसे आपके भाग्य की रेखाएं बदलती है। ऐसा करना और अगले सत्संग में शेयरिंग करना कि क्या परिवर्तन हुआ। हाँ, अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर, पर बहुत सुंदर अध्याय। इस अध्याय ने, राघव कहते हैं कि मेरा पूरा का पूरा जीवन बदल दिया। जिस अध्याय की चर्चा अब करने जा रहे हैं, और ये सत्य घटना है। राघव कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो बेहद सीधा सरल उपाय, जो भी काम आप करते हैं उसे खुशी, आनंद, उत्साह के साथ करें। जब आप अपने काम को खुशी, आनंद, उत्साह के साथ करेंगे, आपकी सफलता निश्चित है। राघव आगे कहते हैं कि मैंने अपने आप को फिट रखने के लिए बैडमिंटन खेलना शुरू किया, जो कि मैं बचपन में खेला करता था। मैं एक अच्छे कोच के अंडर में ट्रेनिंग ले रहा था। राघव कहते हैं कि कई बार हम ऐसी जगह चले जाते हैं जिसके बारे में हमें भी पता नहीं होता कि जगह हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाएगी, क्या परिवर्तन करेगी। ऐसा ही कुछ मेरे साथ तब हुआ जब मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। राघव आगे कहते हैं कि मैंने बैडमिंटन की बाकायदा ट्रेनिंग लेनी शुरू की।
जो कि हफ्ते में 5 दिन होती थी। और इस ट्रेनिंग ने मुझे पूरा का पूरा बदल के रख दिया। मेरा कोच मुझ पर बहुत मेहनत करता, अलग अलग दिशा से गेम खिलाता, मुझे बारंबार दौड़ना पड़ता, कभी इधर कभी उधर। लेकिन उसकी विशेषता ये थी मेरे कोच की कि वो मुझे तब पुश करता जब मैं कहता कि मैं थक गया, मैं और नहीं खेल सकता। एक गेम और मुझे पुश करता वो, और मुझे खेलना पड़ता। एक गेम पूरा हुआ, अगेन यस कम ऑन, 1 मोर, यू कैन, और गेम खिलाता जाता वो। और फाइनली अंत में जब मैं कोर्ट से बाहर निकलता, तब मैं देखता कि जब मैंने कहा था कि मैं थक गया, मैं और नहीं खेल सकता, उसके बाद भी मैंने कम से कम 1 डज़न शॉट अधिक मारे होते, और ये शॉट उससे अधिक बढ़िया होते जो गेम मैंने थकने के पहले खेला था उसकी एवज में। और मुझे खुशी होती कि इतना बढ़िया गेम मैंने खेला। और मेरा कोच कहता कि इसी तरह तुम्हारा गेम इम्प्रूव होगा। और इसी तरह मेरे ट्रेनिंग सत्र चलते। दीप्ति जी, बारंबार मेरे कोच का ये कहना कि यस कम ऑन, यू कैन, 1 मोर, यस कम ऑन, 1 मोर, यू कैन, खेल के दौरान बारंबार उसका ये कहना मेरे जेहन में उतरता गया। और इसका असर न सिर्फ मेरे बैडमिंटन खेल पर हुआ, यस 1 मोर यू कैन, यस कम ऑन 1 मोर यू कैन, यस, इसका असर न सिर्फ मेरे बैडमिंटन खेल पर हुआ बल्कि मेरे जीवन के हर क्षेत्र में हुआ। मैं भीतर से अपने आप से कहता जब मैं थक जाता किसी और क्षेत्र में कि यस आई कैन, 1 मोर, मुझे थोड़ी और अधिक मेहनत करनी है और अधिक करूँगा। और इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया और मैं सफल होता गया। राघव कहते हैं कि मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग क्यों साधारण ही अपने जीवन में बने रहते हैं, कुछ लोग क्यों अपने जीवन में सिर्फ साधारण बने रहते हैं और कुछ लोग क्यों सफल हो जाते हैं। मैंने जब इस बात पर विचार किया तो मैंने पाया कि जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे आज इतना ही काम करना है, थक जाते हैं, रुक जाते हैं, वे साधारण ही ताउम्र बने रहते हैं। और जो लोग थकने के बावजूद भी और अधिक करते हैं और अधिक देते हैं, वे सफलता की श्रेणी में आते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। राघव कहते हैं मैंने देखा जो विद्यार्थी सोच लेते हैं कि आज मुझे इतनी ही पढ़ाई करनी है और वहीं पर रुक जाते हैं, वे साधारण ही बने रहते हैं। और जो विद्यार्थी पूरी पढ़ाई होने के बाद भी और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, आगे निकल जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जितना आप कर रहे हैं उससे राघव कहते थोड़ा अधिक और अधिक और अधिक करें, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और वही लोग जीवन में आगे बढ़े जिन्होंने सब कुछ देने के बाद
और थोड़ा अधिक दिया और अधिक दिया और अधिक दिया और जीवन में आगे बढ़े। आज हमने सीखे राघव से 3 अध्याय। पहला श्रीमती सुधा मूर्ति की लिखी कहानी शेयर की थी कि आपके घर जो मेहमान आते हैं वे देवों का रूप है। नारायण शास्त्र कहता है कि जिस रूप में आप उन्हें देखते हैं वैसी बरकत आपके घर में होती है। दूसरा अध्याय भाग्यशाली हैं, जिसे भी उन्नति करते हुए देखते हैं भाग्यशाली तो कहें, साथ ही साथ जो उन्होंने एफर्ट डाला है ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उस एफर्ट को जरूर फोकस करें। और नारायण शास्त्र कहता है कि जितनी बार आप भाग्यशाली शब्द का प्रयोग करते हैं, चाहे खुद के लिए चाहे दूसरों के लिए, उतनी बार आपका खुद का भाग्य उदय होता है। तीसरा अध्याय राघव ने अपने आप को फिट रखने के लिए बैडमिंटन खेलना शुरू किया और उससे उन्होंने कई चीजें सीखी। पहला उनका ये कहना था कि यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो जो काम भी आप कर रहे हैं खुशी, आनंद, उत्साह के साथ करें और लोग जितनी आपसे उम्मीद करते हैं उससे अधिक दें, थोड़ा अधिक और अधिक और अधिक। बेहद सीधा सरल तरीका है जीवन में सफलता पाने का। और बीच में जोड़ के समय में हमने जो सत्संगी हैं उनके शेयरिंग सुनी और देखा कि सत्संग से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। तो जब उनके जीवन में आया है, जो चीज़ें उन्होंने सीखी उन चीज़ों का सदुपयोग किया और जीवन में परिवर्तन आया, तो उनके आया है तो हमारे भी आ सकता है यदि हम वैसा करते हैं जैसा कहा जाता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 पंक्तियों के साथ आज के सत्संग की पूर्णाहुति करना चाहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना, नारायण से प्रार्थना कि हर वक्त आपके होठों पर हंसी हो। नारायण से प्रार्थना कि हर वक्त आपके होठों पर हंसी हो, हर पल दिल में आपके खुशी हो, हर पल दिल में आपके खुशी हो। सितारे भी जमीन पर आकर घेर लें आपको, सितारे भी जमीन पर आकर घेर लें आपको। ऐसी चांद की तरह चमकती आपकी जिंदगी हो, ऐसी चांद की तरह चमकती आपकी जिंदगी हो, ऐसी चांद की तरह चमकती आपकी जिंदगी हो। नारायण नारायण। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ हाँ, राम राम 21 से नारायण का धन्यवाद भी करेंगे। साथ ही साथ जिन्होंने आज प्रसाद की व्यवस्था करी है उनको आशीर्वाद भी देंगे राम राम 21 मनके से। और एक करबद्ध प्रार्थना कि नवंबर महीने का हमारा सतयुग मासिक पत्रिका काउंटर पर उपलब्ध है, तो एक परिवार का सदस्य एक ही पुस्तिका लेकर जाए और जब आप पढ़ लेते हैं उसे तो अपने जो नियर डियर हैं उन्हें पास करते जाएं ताकि सकारात्मक चीज़ों का प्रचार प्रसार हो। और काउंटर पर अमृतवाणी की सीडी भी उपलब्ध है, जिनके पास नहीं है वो लोग वहाँ से एक एक पीस ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण।
हाँ नारायण नारायण। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पीछे प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद अवश्य लेकर जाएं। और हमारा अगला फैमिली सेशन 14 दिसंबर को यही यशोधाम हाई स्कूल में ठीक 11 बजे रहेगा। तो आप अपने स्वयं के जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको लेके आइए। जो सुख, जो शांति, जो समृद्धि आपके पास है वो सबके पास हो। जो हमारा मिशन है उसे आगे बढ़ाने में आप सभी लोग सहयोग दीजिए। नारायण नारायण।